देखिए हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो है आपको क्या बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स के बारे में बता रहा है और उनके द्वारा कैसे प्रोसीजर चलाए जाएंगे, क्या उनका जुरिसडिक्शन होगा, क्या पावर्स होंगी, उनके बारे में आपको चैप्टर नंबर 5 बताता। ठीक है, तो बेसिक बेसिक हमने जब इसको समझा, इसके बारे में पढ़ा, तो हमें कुछ चीजों के बारे में नॉलेज ये हो गई कि जैसे कि सेक्शन नंबर 13 से लेकर के ये कितने सेक्शंस को कवर करता है? 22 को। कितने सेक्शंस को कवर कर रहा है? सेक्शन 13 से लेकर के 22 तक के सेक्शंस को कवर कर रहा है। जहां पर रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में तो समझ लिए कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसको कौन बनाएगा, क्योंकि वहां पर एक शब्द पढ़ा था हमने जब इस चैप्टर का टाइटल पढ़ते हो आप, तो वहां लिखा है ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने क्या बताया था? जब इसको सेक्शन नंबर 2J से पढ़ते हैं तो दो सेक्शन इसके अंदर निकल जाते हैं, एक तो सेक्शन नंबर 2A 2B और प्लस सेक्शन नंबर 2G, जो ट्रिब्यूनल अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल को और रेंट ट्रिब्यूनल को डिफाइन करता है। तो यहां पर जब ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं तो ये जो है वो सेक्शन नंबर 13 में डिफाइन किया गया है और उसके बारे में बता रखा है इसको स्टेब्लिश करेगा कौन। तो वहां पे साफ साफ बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेब्लिश करेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी, लेकिन उसके अंदर जज बैठेगा एक, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो न्याय कोई और व्यक्ति थोड़ा ना दे सकता है जज के अलावा, तो उसके अंदर जो बैठने वाला अधिकारी होगा, जैसे कहते हैं पीठासीन अधिकारी हिंदी में बोलते हैं, तो वो बैठने वाला जो अधिकारी होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे कह रहे हैं, वो कितने होंगे उसके अंदर, मतलब उस ट्रिब्यूनल के अंदर कितने लोग कंसिस्ट करेंगे? तो कह रहा है केवल एक होगा, एक होगा। लेकिन उसके बारे में बता दिया कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी और इसे अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा। तो कह रहा है हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। और दूसरी बात कही कि ये क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो एक व्यक्ति होगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, और साथ ही साथ कह रहा है आरजीएस रैंक का होगा, लेकिन आरजीएस रैंक में भी कौन? वो व्यक्ति जो सीनियर सिविल जज हो। लेकिन अगर मैं ये इसकी बात करूंगा, किसकी? सेक्शन नंबर 2B के अंदर स्पेशल अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल की, जब मैं अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल की बात करता हूं तो यहां पर भी एक ही व्यक्ति ट्रिब्यूनल के अंदर होता है, इसको भी हाई कोर्ट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसे भी स्टेब्लिश करती है। हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो जो एक व्यक्ति होगा, अब इससे बड़ा अफसर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां पर एक जो बैठ रहा है वो सीनियर सिविल जज है, तो सीनियर सिविल जज से जो ऊपर वाला व्यक्ति होता है वो कौन है? जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं उसे। अब ये डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर से निकल के आता है, उन्हीं में से एक व्यक्ति जिसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। कितना? 3 साल का एक्सपीरियंस हो उस डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर बैठे हुए। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अब इससे बड़ा होगा कि नहीं हो गया? तो ऐसे करके आपको पता हो तो आपकी जो सिविल कोर्ट्स होती हैं उनमें सबसे नीचे वाला होता है जूनियर सिविल जज। जूनियर सिविल जज होता है, लेकिन अब जूनियर शब्द का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, फिर उससे ऊपर जो होता है वो होता है आपका सीनियर सिविल जज। ठीक है, और इससे ऊपर जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज, जिसे अपन डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं। इसलिए आपने वो जो डेजिग्नेशन आती है तो क्या क्या आता है वहां पर? कोर्ट ऑफ सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज, ऐसा आता है ना डेजिग्नेशन, वो इसीलिए आता है। तो उसको अथॉरिटी अगर इस तरीके की दे रखी होती है तो ऐसे करके होता है। अब इसका जुरिसडिक्शन कैसे तय किया जाता है? तो सीपीसी के अकॉर्डिंग इनका जुरिसडिक्शन जो है वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन देखा जाए तो 0 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जो अमाउंट होता है, तो वो जो है 2 लाख रुपए तक का अमाउंट, उसके रिगार्डिंग तो ये सुन सकता है। 2 लाख से लेकर के और 5 लाख तक के जो होंगे पैसे, 2 लाख एक से लेकर के, ध्यान रखना,
2,01,000 से लेकर के 5 लाख तक के मैटर्स को कौन सुन सकता है? आपका सीनियर सिविल जज। और 5 लाख से ऊपर के जितने भी मैटर्स होंगे वो सारे के सारे किसके पास जाएंगे? अब डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं। ये आपका अलग चीज चली गई है तो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इस तरीके से आपके जुरिसडिक्शन चलते हैं। ये पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन में डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर ये सर ये बात? सेक्शन 6 होगा ना सीपीसी का? हाँ, सेक्शन नंबर 6 के अंदर ही आता है। चलिए, अब हमें ये बात समझ में आ गई। अब बात होती है कि जब ये रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल क्या करते हैं, इनके पास कोई भी केस आता है, मैंने आपको कल परसों बताया था कि सेक्शन नंबर 6 से रिलेटेड हो या सेक्शन नंबर 7 में लैंडलॉर्ड क्या करवाना चाहता है? रिवीजन ऑफ रेंट करवाना चाहता है, रेंट का रिवीजन करवाना चाहता है, तो उसको रेमेडी जो मिलेगी एप्लीकेशन करने के लिए वो सेक्शन नंबर 14 में मिलती है। ठीक है। और इसी तरीके से यही चीज अगर मैं देखूं तो अगर मेरे को उस व्यक्ति को निकलवाना है, लैंडलॉर्ड को किसी व्यक्ति को निकलवाना है, इविक्ट करवाना है, तो उसकी रेमेडी उसे सेक्शन नंबर 15 में मिलती है, प्रोसीजर वहां चला पाएगा। और अगर उसे इमीडिएट पोजेशन चाहिए लैंडलॉर्ड को, तो इसकी रेमेडी कहां मिलेगी उसको? तो सेक्शन नंबर 16 में मिलती है। तो ये 3 प्रोसीजर तो बता रखे थे आपको। इसी तरीके से एक और था चैप्टर नंबर 4, और उस चैप्टर नंबर 4 में क्या प्रोसीजर बता रखा है? कह रहा है कि अगर लैंडलॉर्ड के द्वारा टीनेंट को इलीगल तरीके से इविक्ट कर दिया जाए, तो उसका जो प्रोसीजर है सेक्शन नंबर में राइट दिया है, और उसका प्रोसीजर सेक्शन नंबर 12 में दिया है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। पढ़ा है ना इसके बारे में? जिस दिन उसे नॉलेज हुई कि उसको निकाल दिया गया है, वैसे तो वो कहीं बाहर चला गया था, उसको पता नहीं था, पता चला उसका सामान घर से बाहर निकाल दिया है, और उसको जैसे ही पता चला तो विद इन 30 डेज क्या करेगा वो व्यक्ति? पिटीशन फाइल करेगा लैंडलॉर्ड के खिलाफ कि ऐसे कैसे निकाल दिया इसने मुझे घर से बाहर। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है। उसी तरीके के प्रोसीजर के बारे में यहां पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूं जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाए। पहले लिखिए यहां पर लिखिए पार्टी। क्या लिखना है? सेक्शन लिख लीजिए और पार्टी लिख लीजिए। सेक्शन, और दूसरा क्या है? पार्टी। पिटीशन कौन फाइल करेगा? ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा सेक्शन आता है आपके सामने? सेक्शन आता है, सपोज करो सेक्शन जो है इलीगल इविक्शन से रिलेटेड आता है। ठीक है। तो अब कोई पार्टी जो है वो क्या करेगी? पिटीशन फाइल करेगी। तो जैसे कि सेक्शन नंबर 11 और 12 की बात हो रही है ना, 11 के अंदर क्या होगा? पिटीशन फाइल की जा रही है, ठीक है, पार्टी के द्वारा। पार्टी कौन सी थी बताओ? तो यहां पर लिख लेना बगल में इसके, टीनेंट था। इसके पास राइट आ जाएगा यहाँ पर, या यहाँ पे लिख लेना जैसे भी लिखना चाहो। अब जैसे ये पिटीशन फाइल करेगा तो क्या होगा? नोटिस की बात होगी। होगी कि नहीं होगी? नोटिस की बात होने के बाद क्या होगा? वहां पर एक की पार्टी के द्वारा रिप्लाई किया जाएगा, दूसरी के द्वारा री रिप्लाई किया जाएगा, और तीसरी के द्वारा क्या किया जाएगा? उसी की हियरिंग की एक डेट फिक्स कर दी जाएगी। और चौथा क्या है? डिसीजन या डिस्पोजल ऑफ द केस। केस का डिस्पोजल किया जाएगा, डिस्पोजल ऑफ द केस। कितने टाइम पीरियड में डिस्पोजल हो जाएगा केस का? तो ये 4 चीजें हैं आपके सामने। पहला तो सेक्शन या पिटीशन लिख सकते हो कि कौन पिटिशनर होगा, किस सेक्शन के अंतर्गत आएगा। दूसरे में क्या आएगा? नोटिस। जैसे ही इसने पिटीशन फाइल करी तो दूसरे व्यक्ति के खिलाफ क्या हो जाएगा? नोटिस इशू होगा। तो वो कितने दिन में होगा?
अब जैसे ही नोटिस इशू हो गया जिस व्यक्ति के खिलाफ, तो जैसे ही पता चलेगा तो रिप्लाई कितने दिन में करेगा वो पार्टी, फिर उसने जब रिप्लाई कर दिया तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट री रिप्लाई कितने दिन में करेगी, और फिर एक डेट फिक्स कर दी जाती है किसके द्वारा, हियरिंग की डेट रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा फिक्स कर दी जाती है, और फिर उसके बाद डिसाइड कर देता है उस मैटर को। ये बात आपको समझ में आ गई ना कैसे कैसे चल रहा है मैटर। यस सर। देखिए, तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 11 के अकॉर्डिंग नोटिस कितना टाइम पीरियड का होता है, तो ये कहता है यहाँ पर जो है वो विद इन 21 डेज होना चाहिए। ये रेंट ट्रिब्यूनल ने विद इन 21 डेज क्या कर दिया हो, नोटिस सर्व करवा दिया हो। फिर जो है रिप्लाई कौन करेगा, पिटीशन फाइल टीनेंट कर रहा है तो लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड करेगा। फिर री रिप्लाई कौन करेगा, टेनेंट करेगा। और फिर हियरिंग की डेट फिक्स कौन करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल करेगा। और डिस्पोज ऑफ कितने दिन में कर दिया जाएगा, तो 90 डेज में कर दिया जाएगा। ऐसे ही सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7, इनकी जो प्रोसीडिंग चलती है वो किस सेक्शन के तहत चलती है, सेक्शन नंबर 14, अभी बताया था ना। अब सेक्शन नंबर 14 में किसके पास राइट आ जाता है बताओ, रिवीजन ऑफ रेंट कौन करवाना चाहता है, लैंडलॉर्ड। सीधी सी बात है, लैंडलॉर्ड ही करवाएगा। अब जब लैंडलॉर्ड करवाएगा तो फिर उसके पास नोटिस पीरियड 30 दिन, रिप्लाई 30 दिन, री रिप्लाई 15 दिन, हियरिंग 90 डेज, डिस्पोजल ऑफ केस 150 दिन। यहां पे लिख लेना लैंडलॉर्ड। अब ये बताओ सेक्शन नंबर 14 की जो कार्रवाई है, ये सेम किस केस में की जा सकती है, वो की जा सकती है आपकी जब कोई व्यक्ति रेंट नहीं देता है, रेंट का रिवीजन ही तो होता है ना, तो 9A के अकॉर्डिंग की जा सकती है, सेक्शन नंबर 9 का क्लॉज ए। उस ग्राउंड पर भी सेक्शन नंबर 14 लिया जा सकता है लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो ये तो अब लिखो लिखो मत लिखो, लेकिन सेम इसी तरीके की बात अब आती है हमारे पास। दूसरा प्रोसीजर है कौन सी सेक्शन का, सेक्शन नंबर 9 का, जहां पर लैंडलॉर्ड क्या करना चाहता है, किसी टीनेंट को निकालना चाहता है अपने घर से। तो यहां पर सबसे ज्यादा डेज का जो टाइम पीरियड होता है ना वो इसी का होता है। तो देखो यहां पर कितना है, सेक्शन नंबर 9 के ग्राउंड्स के आधार पर लैंडलॉर्ड निकालना चाहता है किसको, टीनेंट को। तो यहां पर सेक्शन नंबर 15 का प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर उसके लिए टाइम पीरियड कितना बता रखा है, पहला है 30 डेज, फिर उसके बाद है 45 डेज, नोटिस 30 डेज में जाएगा, रिप्लाई 45 डेज में करेगा टीनेंट, और फिर उसके बाद री रिप्लाई 30 डेज में, और साथ ही साथ 180 दिन में हियरिंग की डेट होगी, और 240 के अंदर डिस्पोजल हो जाएगा केस का। इसी तरीके से सेक्शन नंबर 10, आप अगर चाहो तो सेक्शन नंबर ये सीक्वेंस बताने के लिए इसको पहले ऊपर लिख लेना, फिर इसके बाद नीचे लिख लेना, जैसा चलना करना चाहो। फिर उसके बाद आपका आता है सेक्शन नंबर 10, यहां पर लैंडलॉर्ड के पास ही होता है ना राइट। अच्छा, सेक्शन नंबर 10 के लिए लैंडलॉर्ड कौन होता है ये बताइए, सेक्शन नंबर 10 के लिए लैंडलॉर्ड कौन होता है, सर जो ओनर होता है। हाँ, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वही उसका ओनर होता है। लेकिन वैसे जनरल मीनिंग क्या पड़ा था, लैंडलॉर्ड कौन होता है, जो रेंट रिसीव करता है। तो सेक्शन नंबर 2 जो 2 का क्लॉज सी जो है वो तो कहता है वो व्यक्ति जो रेंट के रिसीव कर रहा है और उसके लिए एंटाइटल है
वही लैंडलॉर्ड है, लेकिन सेक्शन नंबर 10 की जब बात होती है तो फिर डेफिनेशन चेंज हो जाती है उस केस में। तो सेक्शन नंबर 10 में कोई पिटीशन फाइल कर रहा है लैंडलॉर्ड, या लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर कोई कर रहा है, सपोज करो उसके डिपेंडेंट्स हो गए, उसकी वाइफ हो गई, उसकी विडो हो गई, जो भी कर रहा है, तो वो किस में कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 16 में कर सकते हैं ऐसा काम। प्रोसीजर क्या चलेगा, तो जो यहां पर इमीडिएट पोजेशन प्राप्त करने की बात हो रही है ना, तो डेट जो है वो कम हो जाएंगे। तो कितना होगा, नोटिस पीरियड जो होगा 30 डेज का होगा, रिप्लाई 30 डेज का होगा, री रिप्लाई 15 डेज का होगा, और 90 डेज में हियरिंग होगी, और साथ ही साथ 150 डेज के अंदर क्या होगा, जनरल रूल ये है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब सेक्शन नंबर 10 के क्लॉज 1 की और क्लॉज 3 की बात होगी, तो आप लिख लो अलग से, क्लॉज 1 और 3 की बात होगी, इनके खिलाफ पिटीशन होगी, इनके अंतर्गत होगी, तो ये जो टाइम पीरियड डिस्पोजल का था ना 150 दिन, ये कितना रह जाएगा उस केस में। अच्छा ये नीचे का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे 30 डेज लिख रहा है, यहाँ पर 30 डेज है, फिर उसके बाद 15 डेज है। यस सर, ये दिख रहा है, इसके नीचे नहीं। अब दिख रहा है, यस सर। तो ये जो है आपका 30 डेज, 15 डेज, 90 डेज और 150 डेज। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब सेक्शन 10 के अंदर लैंडलॉर्ड क्लॉज 1 का या 3 का सहारा लेता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो यही केस जो है वो 120 डेज में ही निपटा दिया जाता है बजाय 150 के। लेकिन आपने एक और चीज पढ़ी थी जब सेक्शन नंबर 9 के ग्राउंड पढ़ रहे थे, तो सेक्शन नंबर 9 के जब ग्राउंड पढ़ रहे थे तो वहां पर एक सेक्शन नंबर 9 का क्लॉज आई पढ़ा था। क्लॉज आई कह रहा था कि जब कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, वो टीनेंट को बाहर निकाल देता है घर से, किस बात पे आधार पर कि भाई वो कहता है घर में शादी है, मेरे घर वाले ही इस दुकान को चलाना चाहते हैं, मेरे घर वाले इसके अंदर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लिख रखा था कि मैक्सिमम 3 साल तक वो किसी और को किराए पर उस मकान को नहीं दे सकता। अगर उसने दूसरे को किसी को मकान दे दिया तो वहां पर लैंडलॉर्ड का जो राइट था सेक्शन नंबर 16 में, अब वो किसका राइट हो जाएगा, पिटीशन फाइल करने का, टेनेंट का। टेनेंट का राइट हो जाएगा। तो फिर अब सेक्शन नंबर 16 के अंतर्गत पिटीशन फाइल कौन करेगा, सेक्शन नंबर 9 की क्लॉज आई के अकॉर्डिंग, तो टेनेंट भी कर सकता है, सेक्शन नंबर 9 की क्लॉज आई के अकॉर्डिंग ये भी कर सकता है। और यही बात हमने कहां पढ़ी थी, सेक्शन नंबर 10 में भी पढ़ी थी क्या, तो यहां पर हमने सेक्शन नंबर 10 के क्लॉज 4 में भी ये बात पढ़ी हुई है कि अगर उसने इन तरीके की पिटीशन फाइल करी है इमीडिएट पोजेशन के लिए, और उसके पास पहले से ही कोई जगह है, और उसने वो खुद ने तो मकान यूज नहीं किया, हमसे तो खलवा लिया और दूसरे किसी को दे दिया हमसे लेकर के, तो फिर वो टीनेंट सेक्शन नंबर 10 के क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकता है, सेक्शन नंबर 16 में पिटीशन फाइल कर देगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। क्लियर हो गई बातें, तो ये आपकी कुछ बातें थी जिनको हमको पढ़ना था और आसानी से समझ में आ गई होंगी चीजें आपको। सर, ये जो आपने लास्ट में पॉइंट बोला, 9 क्लॉज आई और 10 क्लॉज 4 के हिसाब से हम्म, प्रोसीजर रहेगा, वो कौन सा रहेगा? प्रोसीजर सेक्शन नंबर 16 के अंदर फॉलो होगा ना, इमीडिएट सर पोजेशन। जनरल, अरे किसी सर को, इसमें दोनों हाँ फिर कंडीशंस अप्लाई होंगी कि जो जनरल वाली और 10 क्लॉज 1 और 3 हाँ की है। हाँ, फिर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जनरल रूल अप्लाई होगा ना कि 120 का। ओके सर। क्लियर है बात, चलिए यहां तक की बातें तो समझ में आ गई हमें, इरेज कर दूं ना सारा का सारा। अब देखिए सेक्शन नंबर 17 जो है, अब तो आपने देख लिया कि हर तरीके की रिकवरी जो है यहां पर मिल रही थी आपको देखने के लिए। डिस्पोजल ऑफ द केस का मतलब क्या है कि केस का जब डिस्पोजल हो जाएगा तो क्या जिस व्यक्ति ने राइट मांगा होगा, जिसका राइट था, पिटीशन फाइल इसलिए कर रहा था कि निकलवाना है हमें, तो वो एक सर्टिफिकेट मिलेगा उसे,
तो सर्टिफिकेट क्या है कि उसको निकालना है, थर्ड पर्सन को प्राप्त करना है, अपना रिकवरी करनी है वापस से। तो वो क्या कर रहा है, रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस हो गई तो उसके लिए कितना, 3 महीने के बाद ही, जैसे सर्टिफिकेट आपको आज मिल गया, सर्टिफिकेट आज मिलने के बाद से 3 महीने तक तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। 3 महीने के बाद ही क्या होगा, वो मकान को 3 महीने में खिलाना है उसको, अगर उसने नहीं खिलाया तो फिर ये हो जाएगा। तो आप एग्जीक्यूट 3 महीने के बाद ही करवा सकते हो उसे। मतलब एग्जीक्यूट का क्या मतलब हुआ कि आपको मकान खिलवाना है, इस तरीके का ऑर्डर जो है रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा कर दिया गया। तो रेंट ट्रिब्यूनल कब खिलवाएगी उस मकान को, 3 महीने के बाद, अगर वो नहीं खिलाता है तो। क्लियर हो गई बात। तो यही सारी चीजें हैं आपकी। अब देखिए सेक्शन नंबर 17 देखिए, सेक्शन नंबर 17 जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझना। यहां पर जो बता रखा है, कह रहा है फिक्सिंग ऑफ अ डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज बिफोर द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, सप्लाई ऑफ द कॉपीज ऑफ द फाइनल ऑर्डर। अब देखो फाइनल ऑर्डर किसने दिया था, रेंट ट्रिब्यूनल ने दिया था। तो यहां लिख देते हैं कि केस का डिस्पोजल करने के बाद जो है रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या दिया गया है, फाइनल ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, आपने देखा ना डिस्पोज ऑफ केस इसके अंदर दिया गया था। तो अब फाइनल ऑर्डर दे दिया किसने, रेंट ट्रिब्यूनल ने। तो जब रेंट ट्रिब्यूनल ने ऐसा फाइनल ऑर्डर दे दिया है, तो अब क्या है, कोई पार्टी जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई। जब सेटिस्फाइड नहीं होगी तो क्या करेगी वो पार्टी, अपील करेगी कि नहीं करेगी। वो कह रही है कि ये तो मेरे फेवर में ही नहीं है, और ये कैसे दे सकते हैं ऐसा जजमेंट। तो पार्टी जो है, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, जिसके भी अगेंस्ट होगा, वो पार्टी अपील कर सकती है। लेकिन अपील के करने से पहले ही, जब फाइनल ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है, रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो वो क्या कर रही है, एक डेट फिक्स कर रही है। क्या कर रही है, डेट जो है वो फिक्स कर रही है। और किस बात की डेट फिक्स कर रही है, बिफोर द अपीयरेंस बिफोर द ART। वो कह रही है फाइनल ऑर्डर तो मैंने दे दिया है, अब तुम अपील में जाना चाहो या ना जाना चाहो, लेकिन मैं तो तुम्हारे डेट फिक्स कर रहा हूं कि अगर तुम्हें अपील करनी है तो फिर इस पर्टिकुलर डेट को कहां पर पहुंच जाना, ART के सामने पहुंच जाना। ये डेट फिक्स कौन करके दे रही है, खुद RT रेंट ट्रिब्यूनल ही फिक्स करके दे रही है। और कहां पर जाने के लिए, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा, ये जो डेट होगी वो कौन सी डेट फिक्स करेगा ये, तो कह रहा है कि वो डेट फिक्स करी जाएगी जो 2 महीने बाद की हो और 6 महीने के अंदर अंदर की हो। 2 महीने के तो बाद और 6 महीने के अंदर। अब आप सोचोगे भाई ये 2 महीने के बाद ही क्यों, फाइनल ऑर्डर आज दिया है इसने, और आज से फाइनल ऑर्डर के बाद 2 महीने के बाद की बात कर रहा है, और उस टाइम की डेट फिक्स कर रहा है। तो ऐसा क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि अपील का टाइम पीरियड जो है वो कितना है, 60 डेज है। तो 60 डेज का सोचने समझने के लिए उस व्यक्ति को दे दिया गया, और फिर 60 डेज के बाद ही डेट फिक्स की गई, 2 महीने के बाद से। इसलिए 2 महीने के बाद और 6 महीने के अंदर अंदर की डेट जो है अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल फिक्स करता है, सॉरी रेंट ट्रिब्यूनल फिक्स करता है कि ये अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने चला जाए। अगर ऐसा नहीं करता तो फिर पहले क्या था, पहले जो प्रोविजन था वो यहाँ पर 30 दिन का था अपील का प्रोविजन। तो जब 30 दिन का यहाँ पर था तो यहाँ पर 1 मंथ लिखा हुआ था, आफ्टर द 1 मंथ। इसलिए लिखा था क्योंकि भैया कम से कम 30 दिन तो दो व्यक्ति को, क्या पता वो कहीं और लगा हुआ हो, कोई और बिजी हो, कोई और सलाह मशवरा कर रहा हो किसी व्यक्ति से। तो कम से कम 60 दिन तो दो, अपील करना है या नहीं करना है, उसके बाद डेट फिक्स करो। अब मान लो ये 60 दिन की डेट फिक्स कर देता तो इसका तो टाइम पीरियड खत्म हो जाता ना इसमें, तो ये कंट्राडिक्ट हो जाती है एक दूसरे के बाद। इसलिए कहा कि 2 महीने की बाद की ही कोई डेट फिक्स करेगा। क्लियर हो गई बात। सर हाँ जी। सर ये अपील का जो आपने कहा प्रोविजन 60 डेज का है, ये हम्म। लिमिटेशन एक्ट में है।
नहीं नहीं, आगे मिलेगा पढ़ने को आपको, सेक्शन नंबर 19 में पढ़ने को मिलेगा। ओके सेक्शन सर। नंबर 19 के क्लॉज 6 में पढ़ने को मिलेगा ये। मैं तो अभी इन जनरल बता रहा हूँ कि क्योंकि आपको अभी ये कंफ्यूज हो जाता कि 2 महीने से लेकर 6 महीने के बीच का क्यों, वो अपील का प्रोविजन कहाँ है, मतलब 60 दिन बीच में कहाँ जा रहे हैं वो, इसलिए बताया मैंने आपको। देखिए कुछ चीजों को समझ लीजिए, लैंग्वेज थोड़ी टफ है, पढ़ो इसे समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, रेंट ट्रिब्यूनल वाइल फाइनली डिसाइडिंग ए पिटीशन, तो आपने देखा कि रेंट ट्रिब्यूनल ने फाइनल डिसीजन दे दिया अपना, किस बात पे दिया, इन विच इट इज नॉट अ प्रोसीडिंग एक्स पार्टे, लेकिन वो डिसीजन कैसा नहीं होना चाहिए, जिस पर फाइनल दिया है वो एक्स पार्टी डिसीजन नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्शन बन गया इसका। अगर एक्स पार्टी डिसीजन दिया है तो फिर डेट फिक्स करने की पावर जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास नहीं है, फिर उसके लिए तो क्या हो सकता है, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट जाओ, और उसके लिए उसने 30 डेज का टाइम पीरियड दे रखा है, वो अलग पढ़ने को मिलेगा आपको, उसे छोड़ दीजिए अभी। लेकिन कह रहा है कि डेट फिक्स केवल उसी केस में कर सकता है जिसमें फाइनल ऑर्डर दिया है लेकिन एक्स पार्टी जजमेंट नहीं दिया। एक्स पार्टी समझते हो क्या होता है, एक पक्षीय जजमेंट हो गया, जानते हो ना एक्स पार्टी क्या होता है, कि एक पार्टी जब नहीं आती है और दूसरी पार्टी आई हुई है यस सर। तो वो उसके फेवर में दे देता है। तो अब यहां पर लिखा है कि एनी पार्टी अगेंस्ट एनी पार्टी शैल फिक्स अ डेट, और वो डेट कब की होगी, तो कह रहा है बियॉन्ड 2 मंथ, 2 महीने के तो बाद की, और नॉट बियॉन्ड 6 मंथ। क्लियर। आगे देखिए, फॉर इट्स डिसीजन, इट्स डिसीजन मतलब फाइनल ऑर्डर जब से दिया उस दिन की डेट से काउंट होगा। आगे देखिए, फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, अब क्या कर रहा है, डेट फिक्स किस बात के लिए कर रहा है, तो पर्पस लिखा हुआ है, इस पर्पस को अंडरलाइन कीजिए। क्या लिखा है, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज टू द पिटीशन बिफोर द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। अब ये जाए नहीं जाए इनके ऊपर है, अपील करना चाहे तो कर, नहीं करना चाहे तो मत करो, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपको अपील करनी है तो इस टाइम पर उस अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पहुंच जाना, अगर आपको अपील करनी है तो। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, टू विच अपील अगेंस्ट इट्स फाइनल ऑर्डर लाइज, लिखा है ना, क्यों पहुंचना है आपको, अपीयरेंस क्यों होना है, टू विच अपील अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर लाइज, मतलब जो फाइनल ऑर्डर रेंट ट्रिब्यूनल ने दिया है उसके अगेंस्ट अगर अपील करनी है आपको तो इस पर्टिकुलर डेट के दिन पहुंच जाना, चाहे वो पार्टी रेस्पोंडेंट हो जिसके फेवर में आया है या जिसके अगेंस्ट आया है, तो फेवर वाला तो क्यों ही करेगा, अगेंस्ट वाला ही जाएगा अपील में, तो उसके लिए कहा है। आगे क्या लिखा है, parties to the petition shall appear before such appellate rent tribunal on such date receive a notice of the appeal। अब क्या लिखा है कि जिस दिन पार्टी को अपील का नोटिस मिलेगा, अपील का नोटिस किसको मिलेगा, जिसने अपील करी उसको मिलेगा, क्या दूसरी पार्टी को मिलेगा, रेस्पोंडेंट को, वही तो होगा कि नहीं होगा, उसको मिलेगा नोटिस, किसके थ्रू, क्योंकि एक अपील फाइल करेगा तो अपील की फाइल करी किसने, उसने, एक व्यक्ति ने, अपीलेंट ने, उसने फाइल कर दी अपील, तो अपील जैसे ही पहुंच जाएगी तो उसका एक नोटिस इश्यू अपीलेट ट्रिब्यूनल किसको करेगा, रेस्पोंडेंट को करेगा ना, तो उसको किया जाएगा। तो उसको कह रहा है कि तुम, वो डेट कौन सी फिक्स हो गई है, वो डेट जो है वो ऑलरेडी रेंट ट्रिब्यूनल ने ही फिक्स कर दी है कि कब आना है, उस डेट पर आना है, तो इसलिए लिखा है receive the notice of such appeal if any filed against the final order of the rent tribunal। क्लियर। आगे लिखा है the date so fixed shall be mentioned in the final order। अब ये डेट जो है वो कहां मेंशन की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो ये डेट फिक्स करने की बात कर रहा है कि आपको एआरटी के सामने जाना है, वो डेट जो है मैंने लिखा ना, डेट फिक्स जो है वो फाइनल ऑर्डर के अंदर ही लिखी होगी। बहुत ज्यादा ट्रिकी कर रखा है इन्होंने। अब क्या होगा, अब अगर कोई अपील करना चाहता होगा तो फाइनल ऑर्डर तो बना दिया इसने, तो उनकी एक एक कॉपी जो है दोनों को दे देगा जजमेंट सुना करके, जो अपील करना चाहता होगा वो व्यक्ति अपील करने चले जाएगा। लिखा है कॉपी ऑफ द फाइनल ऑर्डर शेल इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंस ऑफ द ऑर्डर बी डिलीवर्ड टू द पार्टीज अगेंस्ट हुम सेम इज मेड, और इफ द फाइनल ऑर्डर इज पार्टली अगेंस्ट वन पार्टी और पार्टली अगेंस्ट अनदर पार्टी, ऐसा भी तो होता है ना कभी कभी, एक पार्टी के अगेंस्ट आधा तो जजमेंट जो दिया है आधा तो उसके फेवर में है आधा उसके फेवर में है, और आधा आधा होने की वजह से क्या हो गया, मतलब आधा अगेंस्ट में उसके है और आधा उसके अगेंस्ट में है, तो दोनों ही अपील करना चाहते हैं,
तो दोनों अपील कर लो या एक अपील कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल ऑर्डर की कॉपी तो ले जानी पड़ेगी ना, जो डेट मेंशन कर रखी है। तो इसलिए लिखा है कॉपी ऑफ द फाइनल ऑर्डर शेल बी डिलीवर टू द बोथ पार्टीज। तो ऐसे करके दोनों पार्टीज को वो फाइनल ऑर्डर की कॉपी दे दी जाएगी। लेकिन फाइनल ऑर्डर की कॉपी कैसे बनती है वो इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि जिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऐसा जजमेंट दिया है, पहले तो उसकी सील होनी चाहिए, उसके ऊपर उसका एंडोर्समेंट होना चाहिए। लिखा है कॉपी ऑफ द फाइनल ऑर्डर शेल बियर द एंडोर्समेंट द सील ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है रेंट ट्रिब्यूनल के लिए? सीनियर सिविल जज। at the same is being supplied under this provision, and party preferring appeal may file such copy along with his appeal। अब वो उस फाइनल ऑर्डर की कॉपी को उस अपील के साथ लगा करके आगे भेज दे। ऐसे ही तो होगा ना, फाइनल ऑर्डर की कॉपी तो चाहिए ना अपील करने के लिए, तो फिर वो उसके साथ अटैच करके भेजेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये डेट फिक्स करने की बात जो है आपकी सेक्शन नंबर 17 में लिखी हुई है। यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए, अभी पूछना है कुछ? नो सर। चलिए, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 जो है वो जुरिसडिक्शन बता के चल रहा है। जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है? इसके अंदर एरिया बता रखा है कि कौन सा जुरिसडिक्शन होगा, लोकल जुरिसडिक्शन, और साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर भी बता रखा है किन किन चीजों से डील कर सकता है। तो ये तो हमें पहले ही पता है कि रेंट ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया है, रेंट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनसे से डील करेगा। तो कुछ चीजों के बारे में लिखा है, देखिए क्या क्या लिखा है। कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इन एनी एरिया। क्या कह रहा है कि नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज दे रखा है कि किसी भी लॉ में कोई भी बात दे रखी हो, सेक्शन नंबर 18 के क्लॉज 1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस एरिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखा है? इन एनी इन द एरियाज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। तो कहां पर ये लागू होता है एक्ट? किस एरिया पे लागू होता है ये एक्ट? म्युनिसिपल एरिया। कौन सा सेक्शन बताता है? तो सेक्शन 1 में तो लिखा है एक्सटेंड के बारे में। तो वहां पर सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज 2 बताता है इसके बारे में। वो कहता है कि एक्सटेंड कहां तक करेगा ये एक्ट। तो वो कह रहा है कि पूरे राजस्थान में तो करेगा, लेकिन राजस्थान के केवल म्युनिसिपल एरियाज के ऊपर ये लागू होगा एक्ट। तो इसने भी ऐसे ही लिखा है कि नहीं लिखा? तो इसलिए लिखा है ओनली द रेंट ट्रिब्यूनल, नो सिविल कोर्ट। क्या लिखा है भाई? वैसे तो मैटर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि नहीं है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो सीपीसी लागू होनी चाहिए, और जब सीपीसी लागू होगी तो सिविल कोर्ट ही तो सुनने चाहिए ना उस केस को। लेकिन हमने स्पेशल कोर्ट बना रखी है उसके लिए, स्पेशल ट्रिब्यूनल बना रखा है, स्पेशल एक्ट बना रखा है। तो इसलिए लिखा है कि रेंट ट्रिब्यूनल, ओनली रेंट ट्रिब्यूनल, नो सिविल कोर्ट, shall have a jurisdiction to hear and decide the petition relating to the dispute between the landlord and tenant। क्लियर हो गई बात? शुभेंद्र जी बताइए, क्लियर है क्या बात? यस सर। अब ये कह रहा है कि लैंडलॉर्ड और टीनेंट के जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको सबको कौन सुनेगा? सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा, रेंट ट्रिब्यूनल सुनेगी। लेकिन सिविल कोर्ट कब सुन सकती है? अगर कि म्युनिसिपल एरिया के मैटर्स नहीं होंगे तो, क्योंकि ये तो म्युनिसिपल एरिया पे रेंट ट्रिब्यूनल लागू हो रहा है। फिर ऐसे तो अन्याय हो जाएगा ना उनके साथ, जो म्युनिसिपल एरिया में नहीं आते होंगे उनके मैटर्स को कौन सुनेगा? उन्होंने किराए पे दे रखा है तो उसके लिए साफ साफ लिखा है उनके मैटर्स को तो सिविल ही कोर्ट सुन सकती है, फिर सीपीसी लागू होगी वहां तो आगे कह रहा है इस तरीके के लैंडलॉर्ड और टीनेंट के जो और मैटर्स हैं, उन सपोज करो कोई और तरीके की चीजें आ गई, तो उन सबसे डील जो है आपका रेंट ट्रिब्यूनल ही करेगा। लेकिन कैसे करेगा? तो डील केवल इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो अभी आपने इतने सारे सेक्शन पढ़े हैं, उन्हीं से ही किया जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट बहुत है इसका। इसमें सब्जेक्ट मैटर बता रखे हैं, किन से डील करेगा, किन की हेल्प ले सकता है ये रेंट ट्रिब्यूनल। क्या कह रहा है? रेंट ट्रिब्यूनल शेल
in the deciding such petition to which provision contained in chapter number 2 and 3 of this act, इस एक्ट के चैप्टर नंबर 2 और 3 जो हैं उनके ऊपर डू नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होंगे। मतलब उनके ऊपर जो मेन सब्जेक्ट मैटर चैप्टर नंबर 2 और 3 के पढ़े हैं ना आपने, क्या पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 और 3 के बारे में? सर टेनेंसी है चैप्टर 3 में, ठीक है, और 2 चैप्टर 2 में रिवीजन ऑफ रेंट। रिवीजन ऑफ रेंट। तो ये जो चैप्टर है वो ऐसी पिटीशन को डिसाइड करते समय ये चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे। मतलब पिटीशन तो रेंट ट्रिब्यूनल में करनी पड़ेगी, लैंडलॉर्ड और टेनेंट से रिलेटेड है। तो रेंट ट्रिब्यूनल जब चीजों को इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वहां पर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो प्रोविजंस बता रखे हैं और 3 के जो प्रोविजंस बता रखे हैं उनको अप्लाई नहीं करेगा। तो फिर भैया किस चीज को अप्लाई करेगा? ये बात कहां पढ़ी थी हमने कि चैप्टर नंबर 2 और 3 किस पे अप्लाई नहीं होते? सेक्शन 3 में सर। सेक्शन नंबर 3 के ऊपर अप्लाई नहीं होते। वहां क्या बता रखा है ऐसा कि जो अप्लाई नहीं होते वहां पर? बताइए क्या है उसमें ऐसा? कुछ तो बता रखा होगा ना वहां पे कि क्यों अप्लाई नहीं होते उस पे। आयुषी जी बताइए क्यों अप्लाई नहीं होते? ज्योति जी बताइए। अरे वहां पे लिखा हुआ है भाई, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 3 को जब पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी सब्जेक्ट मैटर होते हैं जो इस टीनेंसी के अंदर आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी की बात करता है। सेक्शन नंबर 8 जब चैप्टर नंबर 3 को पढ़ते हैं टीनेंसी को, ये रिवीजन ऑफ रेंट की बात करता है। अब कोई बैंक जो है 20-30 साल के लिए कोई लीज पर ले लेता है किसी प्रॉपर्टी को, किसी प्रोमाइसेस को, तो अब क्या आप हर महीने उसका रिवीजन ऑफ रेंट करवाओगे क्या? कभी भी उसकी मकान को खाली करवा सकते हो क्या? मतलब कभी भी किसी बैंक को अपनी प्रॉपर्टी से खाली करवा सकते हो क्या? तो ऐसे तो बैंक तो घूमते रहेंगे, इतना बड़ा बैंक। और आप कह रहे हो कि साहब मुझे इसी प्रेमाइसेस की जरूरत है जिसमें बैंक रह रहा है या बैंक बना हुआ है, एस्टेब्लिश किया हुआ है, और इसको हाथ के हाथ खाली करवाओ। क्या ये संभव है क्या? तो इसीलिए कुछ सर्टेन प्रेमाइसेस की बात जिक्र जो है वहां पर किया गया है। जैसे सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी उन्होंने लीज पे दे रखी है 10-10, 20-20, 30-30 साल तक, किसी को भी दे रखी है, तो फिर उसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होते चैप्टर 2 के, चैप्टर 2 और 3 के। इसलिए साफ साफ मना किया है कि वहां पर जब रेंट ट्रिब्यूनल किसी पिटीशन को डिसाइड कर रहा है, अब लैंडलॉर्ड टेनेंट तो वो भी होंगे ना, तो फिर वहां पर चैप्टर 2 और 3 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। फिर क्या होगा वहां पे अप्लाई, उसके बारे में देखिए। कह रहा है हैव ड्यू टू रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो वहां पर क्या अप्लाई करोगे आप? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करोगे। तो वहां पे बता रखा है लीज के बारे में प्रोविजंस, वो अप्लाई हो जाएंगे वहां। लगाओ नंबर 1 इस पे कि कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, कौन कौन से एक्ट के होंगे, कौन से कानून लागू होंगे। इनको पढ़ेगा फिर रेंट ट्रिब्यूनल, इनके आधार पर ही डिसीजन देगा। अब दूसरा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल प्रोविजन बताता है, स्पेशल प्रोविजन भी बताता है वो, और एनी अदर सब्सटेंटिव लॉ एप्लीकेबल टू सच मैटर इन सेम मैनर इन विच सच लॉ वुड हैव बीन अप्लाइड टू हैड डिस्प्यूट बिटवीन बीन ब्रॉट बिफोर अ सिविल कोर्ट बाय वे ऑफ सूट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सिविल कोर्ट के पास कोई सिविल सूट फाइल किया जाता, उसी तरीके से रेंट ट्रिब्यूनल भी इन एक्ट का, इन लॉज का भी सहारा लेकर के क्या कर सकता है? फाइनल डिसीजन दे सकता है उस केस में जो इसके पास पिटीशन फाइल हुई। क्लियर हो गई बात? रिया जी बताइए। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कैसे कंफ्यूज हुआ बताओ, पूछिए क्या कंफ्यूजन है। सर अभी अभी एक बार पढ़ेंगे ना सेक्शन आगे, मतलब लाइन बाय लाइन, तो समझ आ जाएगा। कौन सा सेक्शन नहीं पढ़ा आपने, मुझे बताओ, मैं बताता हूं आपको।
सर ऐसे तो आ रहे हैं समझ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी अभी आप पूरी आगे पढ़ाओगे तो वो क्लियर हो जाएगा, और फिर खुद भी पढ़ूंगी तो हो हाँ जाएगा। हाँ, चलिए चलिए, इसे समझिए, वापस से समझ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है कि रेंट ट्रिब्यूनल के सामने कोई भी पिटीशन फाइल की जाती है, लेकिन वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो उनके द्वारा ही पिटीशन फाइल की गई है, म्युनिसिपल एरिया का मैटर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि सेक्शन नंबर 3 से रिलेटेड अगर है तो वहां पर चैप्टर नंबर 2 और 3 अप्लाई नहीं होंगे। तो फिर कौन से अप्लाई होंगे ऐसी प्रेमाइसेस के ऊपर? तो कह रहा है वहां पर आप इंडियन लॉ जो है आपके, कौन कौन से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को सहायता ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उसे डील कर सकते हो, क्योंकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में हुई तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना बेसिकली। तो फिर उसका लॉ का सहारा लिया जा सकता है। दूसरा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है आपके पास, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपके सहारे काम करेगा। और साथ ही साथ इसी तरीके से करेगा, कोई और सब्सटेंटिव लॉ बना रखा है सपोज करो आपने, तो वहां पर अगर कोई लोकल लॉ या स्पेशल लॉ वहां पर काम करता है तो फिर उसका सहारा लिया जाएगा उस केस में। तो वो सब्सटेंटिव लॉ के आधार पर किया जाएगा। और ये ऐसे ही मैटर को डील किया जाएगा जैसे कि अगर सिविल सूट फाइल किया गया होता किसी सिविल कोर्ट के अंदर, उसी तरीके से उस मैटर को डील कौन करेगा? अब रेंट ट्रिब्यूनल भी करेगा। क्लियर बात? आगे देखिए, यहां पर सेकंड प्रोवाइजो थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात कर देता है। ये कह रहा है कि किन किन मैटर को जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल भी नहीं सुन सकता अगर उसके म्युनिसिपल एरिया में आ जाते हैं तो। देखो क्या लिखा है, क्योंकि उनके लिए स्पेशल लॉ बना रखी है उन्होंने। तो क्या कह रहा है? नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, कि इस एक्ट में कोई भी बात दे रखी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रखी थी? कि रेंट ट्रिब्यूनल ही सुनेगा सारे मैटर्स को। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि दिस एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू एम्पावर द रेंट ट्रिब्यूनल, कि ऐसा माना जाएगा कि रेंट ट्रिब्यूनल को एम्पावर ही नहीं किया गया है, मतलब शक्ति नहीं दी गई उसे रेंट ट्रिब्यूनल को इस एक्ट के अंतर्गत, ऐसा मान के चलेंगे। लेकिन किन केसेस में? तो कह रहा है टू एंटरटेन ए पिटीशन, तो पावर किस बात के लिए नहीं? कि पिटीशन को ही एंटरटेन नहीं कर सकता, वो सुन ही नहीं सकता। इन्वॉल्विंग द सच डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड और टेनेंट। देखो मैटर किससे रिलेटेड है? अब यहां पर भी लैंडलॉर्ड से और टेनेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये वाले जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट हैं किसी अदर सब्जेक्ट मैटर में घुस जाते हैं, और ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है किसी अदर लॉ के अंतर्गत डिस्प्यूट इनका सॉर्ट आउट होता है। उसके लिए सब्जेक्ट एक्ट लिखा हुआ है, अंडरलाइन कीजिए। पहला एक्ट है राजस्थान पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट 1964। कुछ लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो हैं अगर इस एक्ट के अंतर्गत आते होंगे तो फिर उनको रेंट ट्रिब्यूनल नहीं सुनेगा केसेस को, वो कोई और ही सुनेगा। तो ये एक्सेप्शन हो गया कि नहीं हो गया राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के? बस। दूसरा है एक्ट आपका राजस्थान प्रोमाइसेस रिक्विशन रिक्विजिशन एंड इविक्शन ऑर्डिनेंस 1949। उसके ऊपर ये एक्ट के जो अथॉरिटी है रेंट ट्रिब्यूनल इन केसेस से डील नहीं करेगा जो इसके अंतर्गत लैंडलॉर्ड और टेनेंट कहे गए हैं। क्लियर हो गई बात? ये एक्सेप्शन होगा इसके, और ये आपसे प्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 2 इसका, वेयर द पिटीशन ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और एरियर ऑफ रेंट is filed time schedule or procedure enumerated in section number 14 shall mutatis mutandis apply to such petition। अब अपना चार्ट खोलो एक बार। चार्ट के अंदर सेक्शन नंबर 14 वाला जो लाइन है उसको देखो, वहां पे मैंने एक सेक्शन लिखवाया था, आपको याद हो तो। क्या लिखवाया था? सेक्शन नंबर 9A। आया कुछ याद? वहां पर एक ग्राउंड बता ऐसा रखा था ना आपको, रेंट अनपेड हो जाता है 4 महीने तक का। 4 महीने से रेंट ही नहीं दिया टीनेंट ने तो आप पैसा नहीं लोगे क्या उससे? तो कह रहा है कि उसके लिए भी तो पैसा के लिए पैसा भी तो मांगना है ना। तो वही प्रोसीजर जो रिवीजन ऑफ रेंट के लिए अपनाया जाता, वही प्रोसीजर अब लैंडलॉर्ड पिटीशन फाइल करके सेक्शन नंबर 14 में वो अपनी रिकवरी करवा सकता है अनपेड रेंट की। इसलिए मैंने सेक्शन नंबर 9A बताया था वहां पे। तो 4 महीने से नहीं दिया उसने, 3 महीने से नहीं दिया, तो कैसे लोगे? तो सेक्शन नंबर 14 के अंदर ही पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड को, और वही सेम प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर बात? आगे देखिए सेक्शन नंबर 3, सबसेक्शन नंबर 3, वेयर द पिटीशन फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन इज फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइसेस और टेनेंसी टू विच
the provision of chapter number 2 and 3 of this act do not apply at the time, schedule and procedure enumerated in section number 15 shall mutatis mutandis apply to such petition. अब सपोज करो आपको क्या करवाना है, कोई पिटीशन यहां पर फाइल हुई है रिकवरी के लिए। रिकवरी किस चीज की करवा रहे हो? किसी पोजेशन की रिकवरी के लिए किसी पार्टी ने क्या किया है, कोई सूट फाइल या पिटीशन फाइल की है। कहां करेगा? रेंट ट्रिब्यूनल में ही करेगा। तो कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोमाइसेस, तो ऐसी प्रोमाइसेस जिनके ऊपर चैप्टर नंबर 2 और 3 अप्लाई नहीं होते, क्या लिखा है कि जिनके ऊपर चैप्टर ना तो 2 अप्लाई होता है और ना 3 अप्लाई होता है, तो फिर उनका काम क्या कैसे करेगा, कैसे चलेगा? तो उसके लिए लिखा है कि सेक्शन नंबर 15 की पिटीशन ही फाइल होगी। किसकी फाइल होगी? आप अगर किसी व्यक्ति को निकलवाना चाहते हो और रिकवरी चाहते हो उससे पोजेशन की, तो आप क्या करोगे? सेक्शन नंबर 15 के अंतर्गत ही प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए ही पिटीशन फाइल करोगे और सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। किसके द्वारा? रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, और लैंडलॉर्ड उसी तरीके से प्रोसेस को यूज करेगा जो सेक्शन नंबर 15 में दे रखा है, और यही प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा अगर किसी से रिकवरी लेनी है आपको। लेकिन उन प्रमाइसेस की जिनके ऊपर चैप्टर नंबर 2 और 3 अप्लाई नहीं होते, तो वो कहां बता रखा है? चैप्टर नंबर 2 और 3 कहां पर अप्लाई नहीं होते? तो वो बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 3 में, उन प्रमाइसेस की बात हो रही है। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 4, अ पिटीशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल। अब कोई पिटीशन जो है वो इंस्टीट्यूट की गई है रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, तो विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हु जुरिसडिक्शन द प्रोमाइसेस इज सिचुएटेड। तो ये कह रहा है कि पिटीशन केवल वहीं पर ही सिचुएट की जा सकती है, उसी रेंट कंट्रोल में, रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर फाइल की जा सकती है, केवल और केवल उसी में। किसमें? जहां पर आपकी प्रोमाइसेस सिचुएटेड है, तो उसी के लोकल जुरिसडिक्शन में ही आप रेंट ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो इसने जुरिसडिक्शन बता दिया, लोकल जुरिसडिक्शन क्या होगा इसका। सपोज करो आप पिटीशन फाइल, मेरा मकान जो है, मैंने अपना मकान जो है जयपुर में, और जयपुर में भी कौन सी जगह? महारानी फॉर्म पे या दुर्गापुरा में, यहां पर है मेरा, और मेरा डिस्प्यूट हो जाता है किसी पार्टी से, टीनेंट से हो जाता है, तो मैं अब पिटीशन फाइल कहां करूं? भरतपुर में जाके। कहां करनी पड़ेगी मेरे को पिटीशन फाइल? सीधी सी बात है, जयपुर में करूंगा। लेकिन जयपुर में भी कहां पर? जहां पर दुर्गापुरा का क्या रहा हो, दुर्गापुरा का लोकल जुरिसडिक्शन रेंट ट्रिब्यूनल के अंडर आ रहा हो, जिस लोकल रेंट ट्रिब्यूनल के अंडर आता होगा ये, तो वहीं तो करूंगा ना पिटीशन फाइल। ऐसा थोड़ा ना कि मैं मानसरोवर के उसमें रेंट ट्रिब्यूनल में चला जाऊंगा या मालवीय नगर में पहुंच जाऊंगा। तो जिस दुर्गापुरा जिसके अंडर में आता होगा उसी के पास तो पिटीशन फाइल की जाएगी ना, तो उसी को लोकल जुरिसडिक्शन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि पिटीशन फाइल की कहां जाएगी, ये तो सुन लो पहले। तो कह रहा है वहां की जाएगी जहां पर आपकी प्रोमाइसेस सिचुएटेड है और जिससे रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हुआ है। ठीक है? हाँ रिया जी, शुभेंद्र जी बताइए, क्लियर हो रही है बातें? यस सर एक डाउट था। डाउट पूछिए। सर इसमें आपने बताया कि जो पिटिशन फॉर रिकवरी है ऑफ पोजेशन, वो हम सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट चैप्टर 2 और 3। तो सर ठीक है। चैप्टर 2 और 3 का क्या प्रोसीजर होता है और वो कहाँ पे है? अरे वहां पर लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी की बात मैंने आपको पहले भी बताया ना, कि कुछ ऐसी प्रमाइसेज होती हैं, ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जो सेक्शन नंबर 3 जिनके ऊपर सेक्शन नंबर 3 पे क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 3 में लिखा है कि सर्टेन प्रमाइसेज के ऊपर चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होंगे। तो वो बात ये भी तो कह रहा है ना कि ऐसी कुछ प्रमाइसेज या ऐसी कोई टीनेंसी जिसके ऊपर चैप्टर नंबर 2 और 3 अप्लाई नहीं होते, उनकी प्रोसेस किस सेक्शन के तहत चलेगी? तो कह रहा है उनकी भी पिटीशन जो फाइल की जाएगी वो सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर से ही की जाएगी। उनके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा सेक्शन नंबर 15 का, जो और लोगों के लिए किया जाता। बस बात क्या है? बात यह है लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी और रिवीजन ऑफ रेंट के अंदर क्या हो रहा है कि वहां पर उन सर्टेन प्रेमाइसेस के ऊपर वो चैप्टर इसलिए नहीं अप्लाई होते
क्योंकि उनका रिवीजन ऑफ रेंट हर रोज नहीं किया जा सकता, लंबे समय के लिए दिए जाते हैं वो प्रॉपर्टीज। और दूसरी बात क्या थी, वहां पर लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी नहीं चल सकती। और सेक्शन नंबर 9 के ग्राउंड के आधार पर किसी को आप हाथियात नहीं निकाल सकते। कहोगे कि साहब न्यूसेंस कर रहे हैं बैंक वाले, तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसलिए वो दोनों चैप्टर उन प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई नहीं होते, उन प्रोमाइसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होते। लेकिन वो कह रहा है प्रोसीजर तो इस्तेमाल कर सकते हो ना वही वाला, तो कह रहा है 15 वाला प्रोसीजर इस्तेमाल कर लेना उसके लिए, पोजेशन की रिकवरी के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये जो है काफी लंबा भी है, और इसमें एआरटी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एस्टेब्लिशमेंट बॉडी है, ये ट्रिब्यूनल ही तो है, ट्रिब्यूनल एक बॉडी है। तो इस बॉडी को एस्टेब्लिश कौन करेगा, तो कह रहा है कि एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। दूसरा क्या होगा कि कितने हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ में हो सकते हैं, जितना जरूरत पड़ेगी उतने हो सकते हैं। ये ऑफिशियल गजट के, जब स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी तो ऑफिशियल गजट में अनाउंस कर देगी। दूसरा कि किसी एरिया के अंदर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या ये बिल्कुल हो सकते हैं। तो कह रहा है 2 या 2 से ज्यादा भी ये किसी एरिया में हो सकते हैं, लेकिन जनरल ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू हो सकते हैं। फिर कह रहा है तीसरा पॉइंट इसका कि क्या एआरटी के अंदर कितने लोग होंगे, तो कह रहा है केवल एक ही होगा, और ये जो ऑफिसर होगा उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो कह रहा है हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, प्री के क्वेश्चन जो आएंगे यहां से, तो पूछेगा बताओ अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या सेशन कोर्ट के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी बताओ उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, तो क्या है डिस्ट्रिक्ट कैडर का होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कैडर का कौन होता है, सेशन जज ही होता है, ओ डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तो उसकी बात हो रही है। बस ये है 3 साल का एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कम से कम 3 साल। फिर कह रहा है कि एआरटी की फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो अब देखो एआरटी एक जगह पे है, लेकिन दूसरी जगह की एआरटी के फंक्शन उसे संभालने, क्योंकि वहां पर तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं और एक जगह कम है। तो हाई कोर्ट क्या उसको ये पावर दे सकता है, क्या इसको डायरेक्शन दे सकता है इस तरीके के कि भाई तुम्हारे पास कम है ना केस, तो ऐसा करो तुम दूसरे अथॉरिटी वहां पर या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, या वहां पर नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, तो कह सकता है कि तुम ऐसा करो वहां के केसेस को भी सुन लो। तो एक एआरटी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर दूसरे एआरटी का भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या हो सकता है क्या, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन नंबर 4 ऐसा भी हो सकता है। अब सबसेक्शन नंबर 5 फिर है इसके बाद, जो अभी अपन सेक्शन नंबर 17 में पढ़ रहे थे। सेक्शन नंबर 17 में जो पढ़ा था आपने, उसी की बात अब आपको सेक्शन नंबर 19 के क्लॉज 7 में पढ़ने को मिलेगी, और उसको एक्सप्लेन करने वाला जो सेक्शन है आपका वो है 19 का क्लॉज 6। कह रहा है कि इसका ये किन मैटर्स को सुनेगा, तो कह रहा है जो भी अपील के मैटर्स आएंगे किसके, फाइनल ऑर्डर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल। ये जो रेंट ट्रिब्यूनल है आपकी, इसके द्वारा जो भी फाइनल ऑर्डर दिए गए हैं, आरटी के द्वारा जो भी फाइनल ऑर्डर दिए गए हैं उनकी अपील, उसके अगेंस्ट अपील जो है कब की जाएगी और कहां की जाएगी ये बताता है। तो कितने दिन में की जाएगी, 60 डेज के अंदर की जाएगी। कहां की जाएगी, एआरटी में की जाएगी। लिखा है अपील शैल लाई टू द अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन। ध्यान रखना ये भी लोकल जुरिस्डिक्शन एआरटी को भी देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि पता चले जयपुर का रेंट ट्रिब्यूनल था और अपील कर रहे हो जोधपुर में जाके, उसका भी लोकल जुरिस्डिक्शन होता है ना। सपोज करो इस एआरटी के अंडर में, एआरटी के अंदर में 4-5 रेंट ट्रिब्यूनल आते हैं, तो अब ये वाला रेंट ट्रिब्यूनल जो है ये भी इसके अंडर में आता है, तो फिर यहां पर जाओगे ना आप। लेकिन और भी एआरटी बने हुए हैं वहां पर, तो वो इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, और आप पहुंच गए यहां पर, तो अपील सुनेगा क्या, ये मना कर देगा भैया कहां पहुंचे है आप, कहां जाओ,
अपने वाले जुरिस्डिक्शन वाले एआरटी के पास जाओ। क्लियर? तो इसलिए लोकल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है और ये 60 डेज के अंदर अपील की जाएगी। लेकिन अपील कैसे की जाएगी? तो कह रहा है कि फाइनल ऑर्डर की जो कॉपी है उसके साथ ही आपको पिटीशन फाइल करनी होगी अपील की, क्योंकि फाइनल ऑर्डर तो लगाना पड़ेगा ना उसका, इसलिए। अब आ जाओ, देखो यहां पर आप कैसे याद रखोगे इसे, तो 17 है ये और यहां पर 7 है। 17 की बात यहां पर की गई है जिसमें फिक्स डेट की गई थी, और यहां पर प्रोविजन जो है इससे रिलेटेड 7 है, 19 का क्लॉज 7। अब इसे पढ़ो, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। कह रहा है अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल अपॉन फाइलिंग एन अपील अंडर सबसेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल में आपने क्या कर दी? अपील फाइल कर दी। तो क्या होगा? अब इसे रेंट ट्रिब्यूनल का जो कॉमा लगा हुआ था उसको किसके साथ पढ़ो? शेल सर्वर नोटिस। तो ये क्या करेगा आगे? नोटिस इशू करेगा, नहीं करेगा? इसने नोटिस इशू कर दिया, लेकिन नोटिस कैसा होगा और नोटिस के साथ क्या भेजेगा? तो फाइनल ऑर्डर की कॉपी भेजेगा कि नहीं भेजेगा? अपील भेजेगा उस नोटिस के साथ कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे खिलाफ अपील कर दी गई है। किसको भेजेगा? अगेंस्ट पार्टी को, अपोजिट पार्टी को भेजेगा, उसको इंफॉर्मेशन देगा कि ऐसे ऐसे आना है। लेकिन उस नोटिस के अंदर कौन सी डेट डालेगा? तो कह रहा है वही डेट मेंशन होगी जो उस फाइनल ऑर्डर के अंदर किसने मेंशन की थी? रेंट ट्रिब्यूनल ने मेंशन की थी। देखो क्या लिखा है, ऑन द रिस्पोंडेंट ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द रेंट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन नंबर 17। क्लियर हो रही बात? तो रिस्पोंडेंट जब नोटिस इश्यू किया जाएगा तो उसी सेक्शन नंबर 17 की डेट पर वहां पर उपस्थित होगा एआरटी के सामने। ठीक है? फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज बिफोर इट। और अगर वो फेल हो जाता है तो फिर अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? एक्स पार्टी जजमेंट दे सकता है कि नहीं दे सकता? जब आया ही नहीं तो फिर एक्स पार्टी जजमेंट भी दिया जा सकता है उसके द्वारा। अब एक और चीज सुन लीजिए, आपने पढ़ा था कि वहां पर डेट फिक्स वो केवल एक्स पार्टी के अलावा किसी भी फाइनल ऑर्डर के खिलाफ कर सकता है। सेक्शन नंबर 16 में यही तो पढ़ा था। अब उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, अंडरलाइन कीजिए, इन केस द फाइनल ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 17 वाज पास्ड इन एक्स पार्टी। अगर किसी के खिलाफ एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया गया है तो उस केस में क्या होगा? तो कह रहा है अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल शैल इशू अ नोटिस accompanied of copy of appeal filing a date not later than 30 days। अंडरलाइन कीजिए इसको कि एक्स पार्टी जजमेंट में क्या होगा? 30 दिन से ज्यादा का ऐसा टाइम फिक्स डेट नहीं की जाएगी, मतलब 30 दिन का ही अंडर का, जिस दिन से फाइनल ऑर्डर दिया है उसी दिन से 30 दिन के अंदर अंदर एक डेट फिक्स कर दी जाएगी जिसमें उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, अगर कि वो एक्स पार्टी वाला जो है अपील कर देता है। तो फिर क्या लिख रहा है आगे? फिर कह रहा है रिक्वायरिंग द रेस्पोंडेंट टू अपीयर बिफोर इट। अब एक्स पार्टी किसने किसके खिलाफ दिया था? एक्स पार्टी किसके खिलाफ दिया था? अगेंस्ट द पार्टी दिया था ना। तो वो अपील करेगी उस केस में कि साहब ऐसे कैसे एक्स पार्टी दे दिया आपने। तो जिसने अपील की वो अपेलेंट हो गया, दूसरी पार्टी क्यों होगी उसके लिए? रेस्पोंडेंट हो गई ना। तो अब यहां पर अपील वाला जो पार्टी है, अपेलेंट पार्टी जो है, उसने नोटिस इश्यू किसके थ्रू करवाया? एआरटी के थ्रू। किसको करवाया? रिस्पोंडेंट को करवाया। तो रिस्पोंडेंट उस पर्टिकुलर डेट पे आ जाएगा। ठीक है? रिक्वायरिंग द रिस्पोंडेंट टू अपीयर बिफोर इट। तो अपेक्षा की जाएगी कि वो अपीयर हो किसके सामने? एआरटी के सामने, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने। तो उस टाइम पे वो अपीयर हो जाएगा ऑन द डेट सो फिक्स्ड। और किस डेट पर होगा? जो नोटिस के अंदर लिखी गई थी डेट। यहां पर नोटिस में लिखी हुई है, लेकिन वहां पर तो पहले ही सेक्शन नंबर 17 में किसने फिक्स कर रखी थी? रेंट ट्रिब्यूनल ने फिक्स कर रखी थी, और वही डेट किस में लिखनी पड़ी उनको? नोटिस में लिखनी पड़ी। लेकिन यहां पर खुद डिसाइड कर रहा है, क्योंकि वहां तो मेंशन ही नहीं थी ना, सेक्शन नंबर 17 में कर ही नहीं सकता था वो। इस तरीके की बात है। तो क्या कह रहा है आगे कि इफेक्टेड थ्रू प्रोसेस सर्वर ऑफ ट्रिब्यूनल और सिविल कोर्ट एज वेल एज बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अभी ये बता रहा है आपको कि ये जो नोटिस भेजा जाएगा वो किस तरीके से भेजा जाएगा, कैसे सर्व करवाया जाएगा। इसको कहते हैं हिंदी में कि उस नोटिस की तामील कैसे की जाएगी। तो कह रहा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही की जाएगी और उसका एक्नॉलेजमेंट ड्यू के तहत की जाएगी।
मतलब एक्नोलेजमेंट ऑफ ड्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्नोलेजमेंट ड्यू का मतलब, और रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब क्या है? एक डाक की एक प्रक्रिया होती है, एक मेथड होता है, उसके अंदर क्या होता है कि उनके थ्रू रजिस्टर्ड होता है, एक कि रजिस्टर्ड मेथड होता है। तो वहां पर वो क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस जब समन ऐसी की जाती है, तो जब दूसरी पार्टी के पास डाकिया जब उसको ऐसा नोटिस देने जाता है तो उससे सिग्नेचर करवा लेता है उस पर। तो इससे का सिग्नेचर करवाने का क्या मतलब होता है कि सिग्नेचर का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को वो चीज मिल चुकी है, तो उसका एविडेंस अब किसके पास आएगा, कोर्ट के पास आएगा कि नहीं आएगा? पता चलेगा कैसे कि भैया साइन हो रखे हैं उसके। तो इससे क्या हो गया कि एक्नोलेजमेंट हो गई उसको भी। इसीलिए इस तरीके के मेथड का यूज किया जाता है नोटिस का तामील करवाने के लिए, सर्व करवाने के लिए। इसलिए लिखा हुआ है नीचे, कह रहा है कि अगर ऐसा एक्नोलेजमेंट ड्यू के तहत ऐसा नोटिस सर्व करवा दिया गया इन मेथड में से किसी भी तहत, चाहे तो वो ट्रिब्यूनल के थ्रू करवाया जाए या सिविल कोर्ट जैसे करवाता वैसे करवाया जाए, कैसे ही करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि ऐसा सर्विस ऑफ नोटिस जो भेजा गया है एक्नोलेजमेंट ड्यू के थ्रू, वो क्या माना जाएगा, सफिशिएंट सर्विस मानी जाएगी। तो ऐसा कोर्ट मान लेगा या ट्रिब्यूनल मान लेगा कि हमारी तरफ से तो जा चुका है, अब चाहे वो भला कितना ही मना करते रहे व्यक्ति। क्लियर? इसे कहते हैं सफिशिएंट सर्विस। कह रहा है वेयर हाउएवर द अपीलेंट ग्रैंड ट्रिब्यूनल अदरवाइज कंसीडर इट नेसेसरी सो टू डू। अब जब जरूरत लगेगी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में तो वो कोई और मेथड भी अपना सकता है नोटिस भेजने का। उसको लग रहा है कि ऐसे नहीं, इसको तो पर्सनल जाना चाहिए, ठीक है, किसी डाकिया के थ्रू नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो उस तरीके से भी करवा सकता है। आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 8, ये क्लियर हुआ क्या रिया जी, आयुषी जी? सेक्शन नंबर 7 क्लियर हुआ क्या इसका? सबसेक्शन नंबर 7 यस क्लियर सर। है? यस सर। चलिए यस। ओके। सबसेक्शन नंबर 8 देखिए इसका, सेक्शन नंबर 19 का सबसेक्शन नंबर 8। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, जब डेट फिक्स कर दी जाएगी, अब देखो डेट फिक्स हो गई, उसको कह दिया कि इस टाइम पे आ जाना, अब उसको ना तो नोटिस देने की जरूरत है, रिप्लाई और री रिप्लाई की भी जरूरत नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट मंगवाने की जरूरत है, सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उसके पास होंगे ही। तो अभी वो क्या कर देगा, पहले अपीयर करवाया, अपीयर करवाने के बाद उनकी बातें सुन ली, तो अब कर देगा डेट फिक्स कर देगा हियरिंग की, हाथ की हाथ, क्योंकि उसे सारे मैटर तो सारे पता है, डॉक्यूमेंट भी मंगवाने की जरूरत नहीं है, उसको तो वही मैटर डिसाइड करना है उन्हीं चीजों को सुन के कि हुआ क्या था उसमें। तो देखो क्या लिखा है, अपीलेट एंड ट्रिब्यूनल शेल देयर आफ्टर, उसके बाद फिक्स अ डेट फॉर डेट ऑफ हियरिंग, उनको उपस्थित करवा लिया अपने सामने, अब उनको डेट भी फिक्स करके दे रहा है हाथ की हाथ। कह रहा है हियरिंग की डेट जब तुम्हें सुना जाएगा, विच शेल नॉट लेटर देन 45 डेज, अंडरलाइन कीजिए इसे, 45 डेज के विद इन ही पीरियड ही होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। जिस दिन वो पेश हो गए कोर्ट में उस दिन की डेट से 45 दिन की एक डेट फिक्स कर देगा और कहेगा इस टाइम पे आ जाना, हियरिंग होगी, तुम्हारी तुम्हारी सुनवाई होगी। तुम क्या कहना चाहते हो अपने फेवर में वो बता दीजिए। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील, अपील का नोटिस जिस दिन गया है उस दिन की डेट से 45 दिन। सर्विस ऑफ नोटिस, अच्छा जिस दिन उपस्थित हो रहे हैं वो नहीं है यहाँ पे, वो कह रहा है कि समन की सर्विस ऑफ नोटिस हुआ है, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील, जिस दिन भी उसको समन सर्विस हो गई है, तामील हो गई है, उस दिन की डेट से 45 दिन बता रहा है ये। तो फिर उस केस में रिस्पोंडेंट आएगा, तो क्या होगा, अपील शैल बी डिस्पोज विद इन अ पीरियड ऑफ डेज 90 180 दिन। अब इसका मैटर जो है डिस्पोज ऑफ कितने दिन में करना पड़ेगा ऐसी अपील का, तो कह रहा है 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील ऑन द रेस्पोंडेंट। जब रेस्पोंडेंट को ऐसा नोटिस गया है, तामील हो गई है, उसकी डेट से 180 दिन के अंदर अंदर ऐसी अपील का निपटारा किया जाएगा। तो ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के क्वेश्चन आएंगे इससे। अब देखो यहाँ पर 9 में कुछ भी खास नहीं है, कि कह रहा है कि अगर इसको मैं जो डॉक्यूमेंट भेजे थे री रिप्लाई और रिप्लाई से, उनसे अगर सेटिस्फाइड है तब तो ठीक ही है, उनसे कर लो। अब इसको लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में और भी डॉक्यूमेंट चाहिए, एफिडेविट चाहिए, तो उनको भी मंगवा सकता है उस टाइम पे। इसलिए कहा एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग इन अपील, किसी भी अपील की प्रोसीडिंग या किसी भी स्टेज पर वो अदर एफिडेविट और डॉक्यूमेंट और अदर लोगों की भी एविडेंस ले सकता है। आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 10, 19 का सबसेक्शन नंबर 10 क्या कहता है इसी के बारे में,
तो कह रहा है अपीलेट ट्रिब्यूनल मे इट्स डिस्क्रिशन पास सच इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। अब ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं, रिया जी बताइए। सर ऑर्डर होते हैं जो कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग देते हैं। बिल्कुल, ये एक इंटरिम ऑर्डर्स टाइप में होते हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। जैसे वो कह रहा है कि समन करवाने की ऑर्डर दे रहा है, किसी व्यक्ति को बुलवाने के लिए कह रहा है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने की कह रहा है। तो ये जो बीच बीच में ऑर्डर दिए जा रहे हैं, वो कह रहा है कि अभी एक्सटेंड कर देते हैं, अभी पोस्टपोन कर देते हैं, ये सारे इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ये जो है वो कह रहा है कि ऐसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्क्रिशन है उसके पास, वो चाहे तो दे सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, अपील की पेंडेंसी जब तक चल रही है, मतलब उसकी कार्रवाई चल रही है, तब उसके बीच में दे सकता है ऐसे। फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 19 का क्लॉज 11 क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर अपील एक बार डिसाइड कर दी अपील ट्रिब्यूनल ने, तो वो क्या क्या ऑर्डर दे सकता है उसके अंदर। तो कह रहा है कि सपोज करो रेंट ट्रिब्यूनल ने जो बात कही है उसे कंफर्म कर देगा, जैसा कहा है वैसा ही मान लेगा, या तो ऐसा होगा, या उसमें चेंज कर देगा, वेरी का मतलब है चेंज कर देगा, कोई सेट असाइड कैंसिल कर देगा, उसे उलट देगा, मॉडिफाई कर देगा, कोई और चीजों में परिवर्तन कर देगा, कहेगा जो चीजें हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी कुछ चीजें जोड़ रहा है उसमें। ठीक है, इस तरीके के जो भी रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर दिए गए हैं उसके पास पावर है सेम, उनका इस्तेमाल कर सकता है। और नहीं तो अगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और कहता है कि ये मैटर तो दोबारा किसके द्वारा सुना जाना चाहिए, रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा ही सुना जाना चाहिए, तो वापस से उसे रिमांड पर रेंट ट्रिब्यूनल के पास ही भेज देगा, कहेगा कि इसे दोबारा से सुनो तुम, कुछ डायरेक्शन दे करके। फिर इसके बाद इसका 9 का इसी का बी क्लॉज जो है वो कह रहा है कि रेंट ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो अब जो डिसीजन दिया है उसके आधार पर वो क्या कर सकता है, एक रिकवरी सर्टिफिकेट भी दे सकता है अगर किसी को चाहिए तो। पहले तो कैंसिल कर दिया, वो कह रहा है कि नहीं इसके फेवर में है, तो उसको रिकवरी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा सकता है। क्लियर। आगे देखिए, साथ ही साथ क्लॉज सी जब देखते हैं तो यहां पर कह रहा है, ये अंडरलाइन कीजिए, इस पे स्टार लगाइए, सी क्लॉज पर आपसे पूछा जा सकता है कि रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा की जो अपील की गई थी अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में, और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल ने उसके बाद जब कोई ऑर्डर दे दिया, तो क्या उस ऑर्डर के खिलाफ भी कोई और अपील की जा सकती है क्या, या वही फाइनल हो जाएगा। तो कह रहा है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर कोई डिसीजन दे दिया गया है तो वही फाइनल होगा, उसके अलावा फिर उसकी ना तो कोई अपील होगी और ना ही उसका कोई रिवीजन हो सकता है। इसलिए लिखा है कि डिसीजन ऑफ द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल, नो फर्दर अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट इट्स ऑर्डर। ये स्टार लगा लो, ये प्री के क्वेश्चन बनेंगे यहां से आपके। ये क्या कह रहा है कि क्या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की जो ऑर्डर होता है, जजमेंट होता है, वो फाइनल होता है, कह रहा है हाँ हो सकता है। क्या उसके खिलाफ कोई अपील हो सकती है, जब फाइनल है तो अपील कैसे होगी। रिवीजन हो सकता है, तो रिवीजन का जो पावर होती है वो हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है, ऐसे केसेस में तो कह रहा है रिवीजन भी नहीं हो सकता इसका। तो सेक्शन नंबर इसका सबसेक्शन नंबर 19 का सबसेक्शन नंबर 12 क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन पार्टीज के द्वारा दी जाती है, देखो कभी कभी क्या होता है, ये एक्स्ट्रा पावर है, जजमेंट वाली खत्म हो गई, यहाँ पर अपील वाली पावर खत्म हो गई। अब ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, किसी रेंट ट्रिब्यूनल में आपने कोई पिटीशन फाइल करवाई, आपको उस रेंट ट्रिब्यूनल का जो जज है ना उसको ऐसा देख करके लग रहा है ये तो बायस हो सकता है कभी भी, ये तो उसी के फेवर में बात कर रहा है, मेरे फेवर में बात ही नहीं कर रहा। तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट को, किस कोर्ट को, अब रेंट ट्रिब्यूनल को तो कहोगे नहीं, किसके पास जाओगे, उससे बड़े वाले के पास, और उस अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाकर के सेम प्रोसीजर आपको सीआरपीसी में पढ़ने को मिलते हैं ऐसे। ठीक है, तो सेम जब ऐसी बात आती है तो आप क्या करोगे, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाकर के एप्लीकेशन दोगे, या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल खुद सुओ मोटो एक्शन लेगा उस केस में, या बिना, मतलब दूसरा क्या करेगा, या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के पास कोई पार्टी ने एप्लीकेशन दी है कि भाई रेंट ट्रिब्यूनल, ये रेंट ट्रिब्यूनल की जगह दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल में शिफ्ट कर दो हमारा केस, तो अगर ऐसा है तो फिर किया जा सकता है, लेकिन किन किन आधार पर किया जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज, और एप्लीकेशन करने देने के बाद नोटिस भी देना पड़ेगा दूसरी पार्टी को, जब तो पहुंचेगी ना दूसरी पार्टी भी। तीसरी बात क्या है, सुओ मोटो, जब सुओ मोटो होगा तो नोटिस का कोई भी मायना नहीं रहता है। सुओ मोटो का मतलब क्या है, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल खुद ही डिसीजन ले रहा है इस तरीके का। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में एक ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल में ऐसा केस ट्रांसफर किया जा सकता है।
ठीक है, आगे देखिए इसी तरीके की बात जो है सब सेक्शन नंबर 13 में भी लिखी हुई है। कह रहा है कि अगर ऐसा केस ट्रांसफर कर दिया जाए एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या अब वो जो रेंट ट्रिब्यूनल होगा तो वो सुनेगा कहां से उस केस को? तो कह रहा है कि जहां से भेजा है ना वहीं से ही सुने। तो कह रहा है रेंट ट्रिब्यूनल which thereafter to try or dispose of the case may be subject to the special direction in the order of transfer or proceed from the stage at which it was transferred। अगर वहां पर स्पेशल ऑर्डर किसने दिया है? एआरटी, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल ने दिया है कि भाई इसे शुरू से सुनो, तो फिर उसे शुरू से सुनना पड़ेगा पूरा मैटर। और नहीं तो फिर क्या करेगा, अगर कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं दिया और ट्रांसफर कर दिया, तो जो जितनी प्रक्रियाएं हो चुकी है, जितनी कार्यवाही हो चुकी है, उसके बाद से आगे से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बात जो है आपकी पावर जो है सेक्शन नंबर 13 में, सब सेक्शन नंबर 13 सेक्शन नंबर 19 में बताई हुई है। इसके अलावा फाइनल ऑर्डर का मतलब बता रखा है कि फाइनल ऑर्डर का मतलब क्या है एक्सप्लेनेशन में। तो सीधी सी बात है, फाइनल ऑर्डर का मतलब रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो फाइनल ऑर्डर दिया जा रहा है वो है। अब है सेक्शन नंबर 19 का क्लॉज ए। क्या है? सेक्शन नंबर 19 का क्लॉज ए, या सॉरी 19 का ए। ये आपका कब जोड़ा गया था? 2017 में। आपसे पूछा जा सकता है 19 ए, इसके बारे में पहले भी पूछा जा चुका है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से 19 ए को जोड़ा गया है। तो एक ही अमेंडमेंट एक्ट आया है इसमें 2017 का बस। अब देखो क्या बता रहा है, ये कह रहा है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। शब्द क्या यूज किया इन्होंने? ट्रिब्यूनल शब्द यूज किया है, ना तो आरटी और ना ही एआरटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की बात कर रहा है, दोनों की पावर्स की बात कर रहा है इसका मतलब ये। तो उसी की बात करते हुए कह रहा है कि पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट और एरियर देयर ऑफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन और अपील। अब इसको समझ लो, ये कह रहा है कि सपोज करो आप कोई पिटीशन फाइल करता है, लैंडलॉर्ड कोई पिटीशन फाइल करता है किसी व्यक्ति के खिलाफ। अब पिटीशन जब उसने फाइल करी, तो अब पिटीशन को सुनते सुनते 3-4 महीने निकल गए, तो क्या अब जो टीनेंट जो है क्या वो रेंट देना छोड़ दे? क्या उस मकान में रह रहा है तो यूज कर रहा है तो उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा ना उसे। तो उसी के बारे में कह रहा है कि वहां पर ट्रिब्यूनल जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड वो कहेगा कि पेमेंट दो, और जो बकाया रेंट है उसे भी दो। कब दो? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पिटीशन या पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन और अपील। तो अपील हो चाहे पिटीशन हो, उसके दौरान जो बकाया रेंट है उसे देना ही पड़ेगा। क्या लिखा है? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ट्रिब्यूनल जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कब कर सकता है एरियर ऑफ रेंट को पेमेंट, उसका पेमेंट करवाने के लिए? क्या खुद ही कर सकता है? तो खुद नहीं कर सकता, ध्यान रखना। खुद के पास पावर नहीं है, जब तक कि उसे लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन ना दे तब तक नहीं कर सकता ऐसा। इसलिए लिखा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, केवल ये लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन पर ही ऐसा किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल शेल, ट्रिब्यूनल का मतलब आरटी और एआरटी से दोनों से है ना। आफ्टर हियरिंग ऑफ द पार्टीज टू द पिटीशन और अपील, अपील या पिटीशन दोनों को सुनने के बाद कभी भी ऑर्डर दे सकता है टीनेंट को, शेल पे टू द लैंडलॉर्ड ऑल ड्यूज ऑन द अमाउंट ऑफ रेंट फोरथविथ शेल कंटिन्यू टू पे रेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन और द अपील। ठीक है, जो भी ड्यू रह गया है उसके ऊपर। अब है सेक्शन नंबर 20। काफी बड़े बड़े सेक्शन है इसमें। अब देखो सेक्शन नंबर 20 क्या बताता है। ये बता रहा है कि जो अभी तक ऑर्डर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? ऑर्डर। ऑर्डर किसने दिए हैं? या तो फाइनल ऑर्डर सेक्शन, फाइनल ऑर्डर दिया गया है रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा या अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, जैसा कि 13 और 19 में बता रखा था। अब उन्होंने ऑर्डर दे दिया कोई। अब आपने पढ़ा है कि ऑर्डर जो है रेंट ट्रिब्यूनल जो है सेक्शन नंबर 15 में 14 में किसी भी उसके अंदर थे, लेकिन उस ऑर्डर को देने से कोई काम चलेगा क्या? उस ऑर्डर में उसने सर्टिफिकेट भी इश्यू कर दिया रिकवरी का या कुछ और चीज का, लेकिन उस ऑर्डर का क्या करवाना है हमें? एग्जीक्यूशन। तो ऑर्डर देने के बाद की बात है उसका एग्जीक्यूशन कराने की, मतलब उसका इंप्लीमेंट कराने की, जो ऑर्डर उसके द्वारा दिया गया है। तो उसकी एग्जीक्यूशन की जो पावर है, उस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की बात यहां सेक्शन नंबर 20 में की गई है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कह रहा है कि कौन उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। ऐसा जो ऑर्डर दिया गया है
रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा ये इसका एग्जीक्यूशन होगा कैसे, किसके द्वारा करवाया जाएगा, क्या पुलिस ऑफिसर करवाएगा या कोई अथॉरिटी करवाएगी या रेंट ट्रिब्यूनल खुद ही करवाएगा? देखो, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, देखो पार्टी को एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी ना कि अगर एग्जीक्यूट करवाना है, ऑर्डर तो दे दिया था लेकिन ऑर्डर के बाद भी एग्जीक्यूट करवाना तो उसे ही पड़ेगा। तो कह रहा है कि पार्टी के द्वारा अगर एप्लीकेशन दी गई है तो शेल एग्जीक्यूट, रेंट ट्रिब्यूनल ही एग्जीक्यूट करवाएगा उस फाइनल ऑर्डर को जो उसके द्वारा पास दिया गया है, ठीक है, बाय अडॉप्टिंग वन और मोर फॉलोइंग मोड्स। अब कैसे कैसे करवा सकता है, तो अडॉप्ट कर सकता है इनमें से किसी मेथड को और रेंट ट्रिब्यूनल उसे एग्जीक्यूट करवाएगा। सपोज करो अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया अपील के अंदर, तो फिर उसको भी किसके पास लेके जाना पड़ेगा, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल नहीं करवाएगी उसे, किसके पास जाना पड़ेगा, रेंट ट्रिब्यूनल के पास ही जाना पड़ेगा एप्लीकेशन देने के लिए कि भाई साहब ऐसे ऐसे वहां से अपील में उन्होंने दे दिया, आप इसे एग्जीक्यूट करवाओ। क्या कह रहा है, देखो कौन कौन से मोड्स का इस्तेमाल करेगा। कह रहा है अटैच करवाएगा प्रॉपर्टी को, मतलब कुर्क करवा लेगा उसकी प्रॉपर्टी को, किसकी को, अपोजिट पार्टी को, जिसके फेवर में है वही तो एग्जीक्यूट करवाएगा ना उसे। तो कह रहा है या तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचने का, मूवेबल इमूवेबल को सेल करवा देगा, या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा, कुर्की कर लेगा उसकी, या उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, अपोजिट पार्टी को डिटेंशन कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि मान नहीं रहा वो व्यक्ति, एग्जीक्यूट ही नहीं होने दे रहा उसको, तो फिर उसे अरेस्ट और डिटेंशन भी करवा सकता है। अटैचमेंट भी करवा सकता है उसके बैंक अकाउंट का, पैसे ही नहीं दे रहा वो व्यक्ति, ये टीनेंट भी तो हो सकता है ना, टीनेंट ने पैसे नहीं दिए तो क्या करवाएगा, उसके बैंक अकाउंट को सीज करवा देगा जब तक वो पैसा ना दे। अटैचमेंट करवा सकता है सैलरी का, अलाउंसेस का, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एम्प्लॉई है, ठीक है, इन लोगों का, अगर वो पैसा नहीं देता है तो किसी का, इस तरीके की पावर है इनके पास। अब ये क्या करेगा, इस चीज के लिए, इसका ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए किसी व्यक्ति को, अब खुद कर रहा है तो ठीक है, अब ये खुद तो कैसे करवाएगा, किसी कमिश्नर को या किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देता है कि तुम करवा दो ये काम। अगर यही करवाएगा एग्जीक्यूट तो फिर आगे केसेस को सुनेगा कौन। तो इसलिए लिखा है कि अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट, किसी एडवोकेट को एज अ कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट कर लेगा और उसको पर्टिकुलर पैसा देगा और कहेगा ऐसा करो, इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा के लाओ। और उस केस में वो किसकी सहायता ले सकता है, उसको पुलिस की भी सहायता ले सकता है, ठीक है, या किसी ट्रिब्यूनल का ही कोई डेप्यूटी ऑफिसर है उसको कह सकता है अगर उसका असिस्ट काम कर रहा है तो। नहीं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, उनको भी कह सकता है ऐसा काम करवाने के लिए, तहसीलदार को कह सकता है, ठीक है, इनसे करवा सकता है काम। आगे देखिए, कह रहा है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रोमाइसेस टू द एप्लीकांट। अब एप्लीकांट कौन है, जिसने अपील की है या एप्लीकेशन दी है, जिसने एप्लीकेशन दी है वो कौन है, एप्लीकांट। तो अब उसको, उसके पास सर्टिफिकेट था किसका, रिकवरी का, रिकवरी सर्टिफिकेट था उसके पास, तो फिर उसको डिलीवरी भी करवा सकता है उसकी। सर्टिफिकेट देने से ही थोड़ा प्रॉपर्टी मिल जाएगी उसे, डिलीवरी भी तो करवानी पड़ेगी ना उसको, जब तो एग्जीक्यूशन होगा। तो कह रहा है कि डिलीवरी भी करवाई जा सकती है उसकी, ऐसा भी करवा सकता है खुद। आगे देखो क्या लिखा है, ट्रिब्यूनल में इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट रिक्वायर द हेल्प फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल बॉडी ऑफ द पुलिस। लिख दिया ना इसने साफ साफ, कह रहा है कि अगर जरूरत लगी तो पुलिस की पुलिस की मदद ले सकता है, किसी का एग्जीक्यूशन करवाना है तो किसी ऑर्डर का, तो ये भी इसके द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि अगर सपोज करो हमने तो अपनी तरफ से सर्टिफिकेट इशू कर दिए और हमने उसको ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन वो व्यक्ति जो है मकान ही नहीं खिला रहा, तो कह रहा है कि उसके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर सकते हैं हम। तो कह रहा है बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस है, जिस दिन से फाइनल ऑर्डर दिया है और 3 महीने का समय दिया है, खला ही नहीं रहा मकान, तो कह रहा है रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस है तो दुगना पेमेंट लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, दुगना। और अगर कमर्शियल प्रेमाइसेस है और ड्यू पेमेंट बहुत ज्यादा का रह गया है, जैसे सपोज करो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो रेंट का दुगना, जैसे वो 10,000 देता था तो उसके हर महीने का दुगना रेंट दिया जाएगा, तो 20,000 हो गया हर महीने का। और कमर्शियल प्रेमाइसेस है तो उसका तिगना, 3 गुना, 3 टाइम्स। और अगर यही चीज इमीडिएट पोजेशन वाली थी, कैसी थी, इमीडिएट पोजेशन, कहां बता रखा था, सेक्शन नंबर 10 में, उसकी रिकवरी के लिए कर रखा है। तो और इमीडिएट पोजेशन की सब्जेक्ट मैटर क्या था बताओ, सेक्शन नंबर 10 का,
कैसी प्रोमाइसेस के लिए इमीडिएट पोजीशन मांगा जा सकता है? सेक्शन नंबर 10 का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिया जी बताइए, सेक्शन नंबर 10 कैसी प्रोमाइसेस के ऊपर लागू होता है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। केवल रेजिडेंशियल प्रोमाइसेस के ऊपर ही लागू होता है। तो रेजिडेंशियल प्रोमाइसेस को ही सेक्शन नंबर 10 के अंदर राइट है लैंडलॉर्ड के पास, उन्हीं को ही ले सकता है, कमर्शियल को नहीं ले सकता। तो उसी के लिए कह रहा है इमीडिएट पोजीशन की बात होगी तो उसमें भी कितना ले सकता है वो, 3 टाइम्स ले सकता है। देखो क्या लिखा है, इफ द टेनेंट डज नॉट वेकेट द प्रोमाइसेस विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी, जिस दिन से दिया गया है, तो आपने देखा ना 3 और 6 का टाइम पीरियड होता है उसमें। तो अब सर्टिफिकेट तो इशू कर दिया लेकिन उसने मकान ही नहीं खिलाया, जबकि उसकी ड्यूटी दी थी 3 महीने के अंदर अंदर खिला देना। अब उसने नहीं खिलाया, तो जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उस महीने के अकॉर्डिंग दुगना दुगना तिगना तिगना पेमेंट हो जाएगा उसकी तरफ। ठीक है, आगे देखिए रेंट ट्रिब्यूनल जो है आगे क्या कर सकता है, शेल कंडक्ट एग्जीक्यूटिंग प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू द फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट इन सबनी मैनर। अब जो भी ये एग्जीक्यूशन करवाएगा प्रोसीडिंग का, या फाइनल ऑर्डर जो दिया है उसके अंदर फाइनल ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करवाना है इसे, तो वो समरी मैनर में करवाएगा, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, लेकिन कितने टाइम पीरियड में उसका एग्जीक्यूशन करवा देगा, तो जिस दिन से एप्लीकेशन दी गई है ना एप्लीकांट के द्वारा, या सॉरी एप्लीकेशन के बाद नहीं, अपोजिट पार्टी को जो नोटिस दिया गया है, उसने तो एप्लीकेशन दे दी अपनी तरफ से, एप्लीकेशन देने के बाद उसने नोटिस दिया उसको, और नोटिस देने के बाद से 45 दिन के अंदर अंदर इस केस को डिस्पोज ऑफ करवा देगा, उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करवा देगा। अंडरलाइन कर लो सेक्शन नंबर कितने डेज है, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द अपोजिट पार्टी। एप्लीकेशन किसने दी, एप्लीकांट ने, और एप्लीकांट ने जब एप्लीकेशन दे दी तो उसके बाद नोटिस इशू किसको किया कि मकान खिलाओ, अपोजिट पार्टी को। तो अपोजिट पार्टी को जिस दिन से नोटिस गया है उस दिन से 45 दिन के अंदर अंदर खेल कर देगा ये। क्लियर। अब ये कह रहा है कि कभी कभी पार्टी बहुत चालाक होती है, जैसे कि किसी ने फाइनल ऑर्डर दिया, तो फाइनल ऑर्डर के बाद उसने क्या कर दिया, अपील करने की कोशिश करी, तो फाइनल ऑर्डर के चक्कर में उसने अपील करने की कोशिश करी, तो उसने मकान ही नहीं खिलाया, कह रहा है मैं तो अपील करूंगा। तो क्या फिर भी अब उसे मकान तो खिलाया नहीं, या अपील का टाइम पीरियड जो है उसके पास, क्या इसके लिए क्या वो पैसा नहीं दे? हमने उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया एक पार्टी को, रेंट ट्रिब्यूनल ने कर दिया, अब वो पार्टी दूसरी पार्टी जो है अपोजिट पार्टी वो क्या कर रही है, उस केस में अपील फाइल करना चाहती है। तो अब जब वो अपील फाइल कर रही है तो उसे 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, लेकिन उसने मकान अभी तक नहीं खिलाया। तो अब उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या वो रेंट ही पे करे जितना देना है, या जिस दिन से सर्टिफिकेट इशू कर दिया था उस दिन की देर से उसे 2 टाइम और 3 टाइम पैसा देना पड़ेगा? उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन आपका। देखिए क्या लिखा है, फाइलिंग ऑफ एन अपील, अपील फाइल कर, जब अपील फाइल की गई है तो इसका मतलब फाइनल ऑर्डर आ चुका है, या अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इशू सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, या किसी पोजेशन की रिकवरी के लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसके अलावा उसके उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अदर प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, उसने कोई एप्लीकेशन लगा दी होगी किसी तरीके की, किसने लगाई ये सारी, अपोजिट पार्टी तो कर रही है सारे काम क्योंकि उसके तो फेवर में आ गया। या क्या हुआ है, कोई इमीडिएट पोजेशन की रिकवरी करनी थी, लेकिन वो व्यक्ति जो है तो कह रहा है कि जो भी अपील फाइल कर रहा है या कोई अदर प्रोसीडिंग इस्तेमाल कर रहा है तो कह रहा है विल नॉट सेव, उस व्यक्ति को सेव या मतलब एक तरीके से उसे छूट नहीं मिल जाएगी, उसको पैसा तो देना ही पड़ेगा, जितने टाइम उसे लगाता जाएगा उतना ही पैसा देना पड़ेगा। क्या लिखा है, विल नॉट सेव द टेनेंट फ्रॉम हिज लायबिलिटी, वो अपनी लायबिलिटी से छूट नहीं जाएगा कि कहेगा कई रीजनेबल ग्राउंड ले ले साहब, मैं तो अपील कर रहा था इस केस की क्योंकि मैं तो सेटिस्फाइड ही नहीं हूं, तो वो अपनी लायबिलिटी से छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि उसे पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, जो सब सेक्शन नंबर 3 में बता रखा था 2 टाइम और 3 टाइम वाला, उसको देना पड़ जाएगा। इसलिए लिखा है फ्रॉम नॉट सेव द टेनेंट फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे मेन्स प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट समझते हो क्या होता है? एट द रेट्स, देखो क्या लिखा है,
एट द रेट्स स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन नंबर 3, वो ही पेमेंट देना पड़ेगा जो सबसेक्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, और नहीं दे रहा अनलेस स्पेशली ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर अगर एआरटी में अपील करी उसने, रेंट अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल में, और उसने कोई डायरेक्शन दे दिया कि भाई ये पैसा नहीं देगा, तब तो बात अलग हो गई। फिर तो भाई रेंट ट्रिब्यूनल की चलेगी कहाँ वहां पे, फिर तो अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल की माननी पड़ेगी हमें। फिर इसलिए कह रहा है कि अगर उन्होंने कोई डायरेक्शन दिया है तब तो फिर उसका ही मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको जो भी पेमेंट है उसी अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? रिया जी, आयुषी जी, शुभेंद्र जी बताइए। यस यस सर। चलिए, आज के लिए काफी है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, और इसे कल अपन खत्म कर देंगे सारे एक्ट को, मतलब जितना हो जाएगा उतना देख लेंगे। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते थैंक हो यू आप। सर।